प्यारे मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे जेवी एनसीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों ये हमारा आईटी एंड डीवी जो हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, इसके यूनिट 7 का थ्योरी पोर्शन है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं 7.0 दैट इज़ ऑब्जेक्टिव, 7.1 दैट इज़ नीड फॉर डेटा वेयर हाउस, 7.2 दैट इज़ अ डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर, और बाकी के जो टॉपिक है उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो पार्टिकुलर वीडियोज़ है इसको पार्ट वाइज लाया जा रहा है। ऑलरेडी हमने यूनिट 1 से यूनिट 6 के वीडियोज़ को कवर कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोज़ ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। सभी वीडियोज़ में दोस्तों लगभग 3 से 4 पार्ट्स हैं। चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, क्यों डेटा वेयर हाउस ज़रूरी है और डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर कैसा होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दोस्तों। जस्ट वेट अ मिनट, यस नाउ। तो इमेजिन कीजिए कि आप एक ऑफिस चला रहे हैं जिसमें बहुत सारा फाइल्स है, सभी जगह फाइल्स फैला हुआ है। कुछ आपके डेस्क पे है, कुछ ड्रॉर में है, और प्रत्येक फाइल को अलग अलग तरह से फॉर्मेट किया गया है। तो ये सुन के कैसा लगा आपको? मेसी जैसा नहीं लगा? तो यही होता है हमारे ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। दिस इज़ व्हाट हैपन इन आवर ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। इट लीड्स टू डेटा रिडंडेंसी, इट लीड्स टू इनकन्सिस्टेंसी, इट लीड्स टू डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। अब आप ऐसा सोचिए, ऐसा यदि सिस्टम होगा जो हमारा ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसमें डेटा क्या होता है? रिपीट होता है। डेटा ऑफन गॉट रिपीटेड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कस्टमर का नाम है मल्टीपल जगह पे, मल्टीपल फाइल में। तो यदि आप एक फ़ाइल को अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब जगह तो अपडेट नहीं हुआ। तो इस कारण से क्या आएगा? इनकन्सिस्टेंसी आएगा। आपने एक जगह तो अपडेट किया और बाकी फाइल में अभी से वही डेटा है। समझ में आया? इस कारण से क्या आएगा? हमारा इनकन्सिस्टेंसी आएगा। और फिर तीसरा चीज़ ये है कि डिफ़िकल्टी भी होगा आपको डेटा एक्सेस करने में। और तीसरा प्रॉब्लम है डेटा आइसोलेशन का। तो देखिए, चूँकि डेटा अलग अलग फाइल में स्कैटर्ड है, अलग अलग फॉर्मेट में स्कैटर्ड है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम सभी को एक्सेस करें और सभी से सेंस निकालें, राइट? तो ये भी बड़ा दिक्कत है, इसको हम लोग डेटा आइसोलेशन बोलते हैं। तो फिर क्या होता है कि डेवलपर को प्रोग्राम लिखना पड़ता है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन प्रत्येक समय क्या होता है कि जितना बार आप नया कंडीशन, नया कंस्ट्रेंट, नया रूल डालेंगे तो उसको फिर से वापस जाना पड़ेगा और अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इस कारण से चेंज को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज प्रोग्राम, राइट नाउ। अब आता है यहाँ पे एक टर्म जिसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी एक सुपर इंपॉर्टेंट होता है जब आप मनी ट्रांसफ़र के साथ डील कर रहे होते हैं। व्हेन यू आर डीलिंग विद समथिंग कॉल्ड मनी ट्रांसफ़र, दिस एटॉमिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। ये कहता है यदि मान लीजिए कोई सिस्टम हाफ वे क्रैश कर जाए, कहाँ क्रैश कर जाए? हाफ वे सिस्टम क्रैश कर जाए, राइट? तो कोई गारंटी नहीं है कि डेटा जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस जाएगा। देयर इज़ नो गारंटी दैट डेटा विल रोल बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो इस कारण से बहुत बड़ा इशू आ सकता है। सिस्टम यदि हाफ वे क्रैश कर जाए तो कोई गारंटी नहीं है कि डेटा अपने आप वापस जहाँ से ओरिजिनल स्टेट था वहाँ पे चला जाए। फिर दूसरी बात आती है कंकरेंसी कंट्रोल। ये क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि 2 लोग हैं, वो सेम फाइल को एक ही साथ एडिट करना चाह रहे हैं, तो बिना प्रॉपर कंट्रोल का इस कारण से क्या होगा? या तो डेटा कन्फ्लिक्टिंग बनेगा या डेटा इनएक्यूरेट बनेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग कंकरेंसी कंट्रोल। तीसरा आता है हमारा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का भी इशू है, क्योंकि दोस्तों सभी लोग जो है सारे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, खासकर वो डेटा जो कि सेंसिटिव डेटा होगी। यदि वो सेंसिटिव डेटा होगी सभी लोग तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो एक फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं होता है कि कौन डेटा देख सके, क्या देख सके। ये सब के सब दिक्कत है। एटॉमिसिटी का दिक्कत है, कंकरेंसी कंट्रोल का दिक्कत है, सिक्योरिटी का इशू है, राइट? तो अब सॉल्यूशन क्या है? तो डेटाबेस सिस्टम जो था वो हमें ऑर्गेनाइज करने में, सिक्योर करने में, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता था। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, ठीक है, जो कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में था। तो आगे अगली स्लाइड में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो अब हम देख सकते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। हमारे जो मॉडर्न बिजनेस सिस्टम है, जो पहला सिस्टम है कंप्यूटराइज होने का, वो होता है जो कि हमारे डे टू डे ऑपरेशन में रन करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल सिस्टम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनल सिस्टम। और ये डीपली इंटीग्रेटेड होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। दे आर कंप्लीटली इंटीग्रेटेड इनटू आवर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब बात आती है प्लानिंग की, व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट, राइट, कंपनीज़ को सिस्टम चाहिए जो कि हम लोग ऑपरेशन में यूज़ करते हैं उससे अलग हो। एक तो हमारा ऑपरेशनल सिस्टम हो गया,
इसको कहाँ यूज कर रहे हैं, डे टू डे ऑपरेशन में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन मॉडर्न बिजनेस में सबसे पहला सिस्टम जो कि कंप्यूटराइज हुआ वो हमारा ऑपरेशनल सिस्टम। लेकिन प्लानिंग के लिए, फॉरकास्टिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए हमारे पास जो सिस्टम चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग चाहिए। क्यों ऐसा चाहिए? क्योंकि इन सभी टास्क के लिए, खासकर प्लानिंग, फॉरकास्टिंग और मैनेजमेंट के लिए हमें डेटा को एनालाइज करना है। वी रिक्वायर डेटा एनालिसिस, राइट, वी रिक्वायर डेटा एनालिसिस। केवल हमें डेली एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं करना है, बट वी हैव टू एनालाइज द डेटा, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर डिफरेंट सिस्टम। नाउ अब यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन सिस्टम सामने आता है। दिस इज़ वेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम कम्स इनटू पिक्चर। बेसिकली ये नॉलेज बेस्ड होता है, नॉलेज बेस्ड सिस्टम होता है जो कि हेल्प करता है डिसीजन मेकर को कि वो डेटा को एनालाइज करे और इंसाइट प्रोवाइड करे, टू एनालाइज डेटा एंड टू प्रोवाइड इंसाइट, राइट। अब दोस्तों दो तरह के सिस्टम होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह के सिस्टम का अभी हमने जिक्र की। एक तो है हमारा ऑपरेशनल सिस्टम और एक है हमारा इंफॉर्मेशनल सिस्टम। तो ऑपरेशनल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि हमारा जो बिजनेस है उसका डे टू डे एक्टिविटी हम लोग स्मूथली रन करें, यही होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। और इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि हम एक स्मार्ट डेटा ड्रिवन डिसीजन लें। वी टेक अ स्मार्ट डेटा ड्रिवन डिसीजन, DDD, डेटा ड्रिवन डिसीजन, राइट, दैट इज कॉल्ड आवर इंफॉर्मेशनल सिस्टम। तो दोनों में यही डिफरेंट है कि ऑपरेशनल सिस्टम का काम है कि हम बिजनेस को स्मूथली रन करें, डे टू डे एक्टिविटीज़ को देखें, लेकिन हमारा जो इंफॉर्मेशनल सिस्टम है इसका ये रोल है कि हम डेटा ड्रिवन डिसीजन लें, स्मार्ट डेटा ड्रिवन डिसीजन। अब देखिए डेटा लेक के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बड़े बड़े डेटा राइज हो रहे हैं विद द राइज ऑफ बिग डेटा, डेटा लेक, एडवांस एनालिटिक्स, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो डेटा लेक आ रहे हैं, बड़े बड़े डेटा हो रहे हैं, डेटा लेक आ रहे हैं, एडवांस एनालिटिक्स आ रहे हैं, तो अब बहुत कुछ बोलने को है। वेयर डेटा वेयर हाउस इज रिलेवेंसी ऑफ द डेटा वेयर हाउस, यानी डेटा वेयर हाउस कहाँ पे रिलेवेंट है, ठीक है। सर देखिए अब जो है बिग डेटा आ चुके हैं, डेटा लेक आ चुके हैं, एडवांस एनालिटिक्स आ गया है, राइट। इन सभी के कारण क्या हुआ है कि डेटा वेयर हाउस, ये बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वेदर डेटा वेयर हाउस आर स्टिल रिलेवेंट, क्या अभी भी रिलेवेंट है डेटा वेयर हाउस। तो चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स सही बात ये है कि दोनों यूजफुल है, ठीक है, डेटा वेयर हाउस भी यूजफुल है और ये जो हमारे डेटा लेक, बिग डेटा, एडवांस एनालिटिक्स है ये भी यूजफुल है, ठीक है। एक डेटा वेयर हाउस क्या करता है कि डेटा को स्टोर करता है क्लीन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में और जिसको हम लोग आसानी से एनालाइज कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ यदि डेटा लेक की बात करें तो डेटा लेक का काम क्या होता है, वो रॉ डेटा को स्टोर करता है। डेटा लेक स्टोर द रॉ डेटा, और वो भी किस फॉर्मेट में, अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में, ठीक है, ये डेटा लेक का काम है, ठीक है, इन ओरिजिनल फॉर्मेट में रॉ डेटा को स्टोर करना, जिससे कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि उसको प्रोसेस कर सके बाद में जिस तरह से वो चाहे। तो समझ में आया, डेटा लेक रॉ डेटा को स्टोर करता है, जबकि डेटा वेयर हाउस डेटा को स्टोर करता है हाईली स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसफॉर्म फॉर्म में। तो अपना दोनों का रिलेवेंसी, ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये सभी चीज़ आ गए तो अब डेटा वेयर हाउस का रिलेवेंसी ही खत्म हो गया, नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। नाउ तो बेसिकली नए टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, डेटा लेक पावरफुल हैं, लेकिन डेटा वेयर हाउस अभी भी बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए, जिसे रिलायबल ऑर्गेनाइज डेटा चाहिए ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर। सो आज के समय में बिजनेस जो है बहुत सारे डेटा को हैंडल करते हैं, ताकि इन सभी का सेंस होने के लिए वो एक चीज़ को यूज़ करती है, एक टूल को यूज़ करती है जिसका नाम होता है डेटा वेयर हाउस। तो इसको समझिए कि एक इंटरप्राइज वाइड सिस्टम है जो कि कंपनी को हेल्प करता है सारे इंपॉर्टेंट डेटा को मैनेज करने में। तो अब ये यदि हमें समझना है कि ये कैसे काम करता है तो हमको सबसे पहले डेटा वेयर हाउस के आर्किटेक्चर को समझना पड़ेगा। तो ये समझिए कि एक ब्लूप्रिंट है जो कि बताता है कि डेटा को स्टोर करने में, डेटा को मैनेज करने में कितने पार्ट्स हैं, कितने पीसेज इन्वॉल्व हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर की, जैसे कि आप ODS की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए जितने भी डेटा वेयर हाउसिंग सिस्टम है वो सब के सब सेम नहीं है, नॉट ऑल डेटा वेयर हाउसिंग सिस्टम आर सेम, ठीक है। तो वही बात बताया जा रहा है कि डिफरेंट डेटा वेयर हाउसिंग सिस्टम है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो कुछ सिस्टम के पास एक एडिशनल कंपोनेंट होता है जैसे कि ODS हो गए। ODS का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेशनल डेटा स्टोर। कुछ के पास डेटा मार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि स्मॉलर डेटा सेट होता है जो कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज होता है। तो ODS क्या होता है, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, ऑपरेशनल डेटा स्टोर, इसको ODS बोलते हैं। और एक होता है हमारा डेटा मार्ट। डेटा मार्ट क्या होता है, तो डेटा मार्ट हमारा स्मॉलर डेटा सेट होता है, स्मॉलर डेटा सेट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब डिफरेंस क्या है, तो डेटा वेयर हाउस को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, डेटा वेयर हाउस को हम लोग यूज़ करते हैं इंटरप्राइज लेवल पर, ठीक है। और जो डेटा मार्ट होता है
मतलब इंटरप्राइज लेवल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये डेटा स्टोर करेगा पूरे कंपनी के लिए, इंटायर कंपनी। इंटरप्राइज लेवल का मतलब ये हुआ कि इट विल स्टोर द डेटा फॉर द इंटायर कंपनी। और डेटा मार्ट का मतलब क्या हुआ कि ये स्पेशलाइज है, इट इज़ मोर स्पेशलाइज्ड, इट इज़ मोर स्पेशलाइज्ड। जब मैं स्पेशलाइज की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कि ये एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट या बिजनेस डिवीजन इसे यूज करेगी, दैट्स द डिफरेंस। डेटा वेयर हाउस इंटायर कंपनी, इंटरप्राइज लेवल, डेटा मार्ट एट बिजनेस और इंडिविजुअल लेवल। चलिए, जो भी डेटा होगा हमारे डेटा वेयर हाउस के अंदर, वो कंपनी के मेजर सब्जेक्ट्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा, जैसे कि सेल्स, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा रहेंगे इन सभी एरिया का सब स्टोर रहेगा हमारे डेटा वेयर हाउस में, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि एक की फीचर होता है डेटा वेयर हाउस का, वो है डेटा इंटीग्रेशन। मतलब क्या हुआ कि कोई भी इनकन्सिस्टेंसी आ जाए, कोई भी एरर आ जाए डेटा में, उसको पहले क्लीन किया जाएगा इससे पहले कि इसको स्टोर किया जाए। तो यानी कि सभी चीज़ें हमारा जो होता है वो ऑर्गेनाइज वे में होता है, एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड, और सभी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, एक्यूरेट होती हैं डेटा वेयर हाउस में। समझ में आया दोस्तों? तो बेसिकली हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे के पूरे कंपनी के लिए और इंश्योर करते हैं कि ये कंसिस्टेंट रहे। वही पॉइंट यहाँ समझाया जा रहा है कि द डेटा इन डेटा वेयर हाउस इज ऑर्गेनाइज, कंसिस्टेंट, राइट। चलिए, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करके इंटायर कंपनी के लिए और इंश्योर करके कि ये कंसिस्टेंट है, एक डेटा वेयर हाउस एक बहुत ही पावरफुल टूल है इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन लेने के लिए। अब एक दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है डेटा वेयर हाउस के बारे में, वो है इसका टाइम वेरिएंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टाइम वेरिएंट? तो इसका मतलब ये होता है कि डेटा जो है चेंजेस शो करता है ओवर टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा चेंजेस ओवर टाइम, डेटा बदलता है टाइम के अनुसार, ठीक है। तो बिजनेस क्या कर सकती है, ट्रेंड को ट्रैक कर सकती है और देख सकती है कि कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। सो सिंस डेटा इज टाइम वेरिएंट, सो बिजनेस कैन इजीली ट्रैक हाउ डेटा हैव चेंज्ड एंड कैन इजीली सी हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड। दूसरी बात ये है कि जो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। मतलब ये हुआ इट डज नॉट चेंज। अब आप बोलेंगे ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, हाइपोक्रेसी, ऐसा कैसे हुआ? बेसिकली जैसे आप डेटा स्टोर करेंगे वो रीड ओनली होगा, इट इज़ रीड ओनली, राइट। सो इट कांट बी अपडेटेड, इट कांट बी डिलीटेड एक्सेप्ट इन रेयर केस वेयर लॉज रिक्वायर्ड इट। देखिए, डेटा नॉन वोलेटाइल है, डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो जैसे आप डेटा को स्टोर किया वो रीड ओनली है, उसको ना ही अपडेट कर पाएंगे ना ही डिलीट कर पाएंगे। कुछ रेयर केस होता है जहाँ पे हमें लॉ कहा रहा है तो वो, ठीक है। और ये क्या बताया मैंने कि डेटा चेंजेस शो करते हैं ओवर द टाइम अपने आप। तो बेसिकली यदि हम समराइज करें फैक्ट को, तो जो डेटा है हमारे डेटा वेयर हाउस में वो कैसा है, वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। कैसा है वो? सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मतलब कि ये फोकस करता है हमारे की एरियाज़ पे, और ये इंटीग्रेटेड होता है, टाइम वेरिएंट होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, और इसको हम लोग अलग अलग लेवल पे स्टोर करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा ग्रैन्युलैरिटी, राइट। चलिए, तो मेन यूज़ है डेटा वेयर हाउस का वो है डेटा माइनिंग में यूज होता है। और कहाँ यूज़ होता है? फोरकास्टिंग में यूज़ होता है। कंपनीज डेटा को डिग करती है ताकि पैटर्न पता लगा सके और प्रेडिक्ट कर सके कि क्या होगा आगे। और डेटा ज़्यादा हिस्टोरिकल होता है जो कि हमें अच्छा बिग पिक्चर व्यू देगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा है उसको आप अपडेट नहीं, मैंने अब यहाँ बोला था नॉन वोलेटाइल, तो ना ही इसको आप अपडेट कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं जब तक अनलेस देयर इज़ लीगल और रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन टू डू सो। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं डेटा वेयर हाउस के लेयर्स की। तो ये स्टार्ट होता है डेटा सोर्स लेयर से, जहाँ पे डेटा जो है अलग अलग जगह से आता है। उसके बाद आता है हमारा डेटा एक्सट्रैक्शन लेयर, जो कि डेटा को स्टेजिंग एरिया में लेकर आता है, जहाँ पे इसको प्रिपेयर किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। फिर आता है स्टेजिंग एरिया, नहीं सॉरी, एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि डेटा को आप पुल करते हैं, कहाँ पे? स्टेजिंग एरिया में। और स्टेजिंग एरिया में क्या होता है? प्रोसेसिंग के लिए प्रिपेयर होता है। और फाइनली आता है ETL। मैं सबके बारे में आगे बताऊंगा, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ETL का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रैक्ट, T से होता है हमारा ट्रांसफॉर्म, और L से होता है हमारा लोड, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। तो ये क्या करता है? क्लीन करता है और डेटा को ऑर्गेनाइज करता है इससे पहले कि हम उसे वेयर हाउस में स्टोर करें। तो बेसिकली इन सभी लेयर की जो फीचर्स होते हैं वो डेटा वेयर हाउस को एक पावरफुल टूल बनाते हैं कंपनी को डेटा स्टोर करने के लिए और एनालाइज करने के लिए।
चलिए दोस्तों, यदि आपको इस तरह के वीडियोस कंटेंट चाहिए, जो कि जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, हर एक यूनिट्स के पार्ट वाइज वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे, तो आप विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। नंबर मैं आपको लिख देता हूँ, और नहीं तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर हमारा जो एक CIB इलेक्टिव पेपर का जो कंटेंट है, कोर्स है, उसको आप इनरोल हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है डेटा वेयर हाउस के एवरी कंपनी हैज़ अ यूनिक नीड, राइट। सभी कंपनी की अपनी यूनिक नीड होती हैं, इसीलिए डेटा वेयर हाउस को डिज़ाइन किया जाता है अलग अलग तरह से डिपेंडिंग ऑन दोज रिक्वायरमेंट। तो कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे डेटा वेयर हाउस सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन चाहे सेटअप कुछ भी क्यों ना हो, उन सभी में एक कोर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, right. Every company has different setup of data warehouse, but regardless of this setup, right, every company has a core characteristics. फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक डेटा वेयरहाउस के अंदर क्या है कि वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, राइट। मतलब कि इसको हम लोग की बिजनेस एरिया के अराउंड ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि सेल्स हो गया या फाइनेंस हो गया। इंटीग्रेटेड है, टाइम वेरिएंट है, नॉन वोलेटाइल है, और इनके पास डेटा ग्रैनुलरिटी है, ठीक है। तो डेटा ग्रैनुलरिटी का मतलब क्या होता है कि डेटा को हम लोग अलग अलग लेवल का ऑफ डिटेल पे स्टोर किए हुए हैं। डेटा स्टोर्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ डिटेल, दैट इज़ कॉल्ड डेटा ग्रैनुलरिटी, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर ऑफ डेटा वेयरहाउस, इसको लेयर में बिल्ड किया जाता है, मैंने पहले भी बताया है, राइट। और प्रत्येक का अपना रोल है डेटा को हैंडल करने में, डेटा को ऑर्गेनाइज करने में। जो पहला लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा सोर्स लेयर। डेटा सोर्स लेयर का मतलब कि यहाँ पे ये दिस इज़ वेयर ऑल डेटा कम्स फ्रॉम, सारा डेटा यहीं से आता है, ठीक है। ये ऑपरेशन सिस्टम में हो सकता है, इट कुड बी ऑपरेटिंग सिस्टम, इट कुड बी ट्रांजेक्शन लॉग्स, ठीक है। इट कुड बी ऑपरेटिंग सिस्टम, इट कुड बी ट्रांजेक्शन लॉग, या कोई एक्सटर्नल डेटा सोर्स भी हो सकता है। देखिए वही कह रहा है कि डेटा सोर्स लेयर रिप्रेजेंट द वेरियस डेटा सोर्स दैट कैन फिट इन डेटा वेयरहाउस। इट कुड बी ऑपरेशनल डेटा, राइट। इट कुड बी वेब सर्वर लॉग, इट कुड बी एक्सटर्नल डेटा सोर्स। और यहाँ पे डेटा रॉ होता है, इसमें अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया है। उसके बाद डेटा जाता है कहाँ पे, उसके बाद वही देखिए यहाँ बताया जा रहा है, सबसे पहले डेटा सोर्स लेयर, डेटा एक्सट्रैक्शन लेयर। तो डेटा सोर्स से ज़्यादा डेटा जाता है कहाँ पे, डेटा एक्सट्रैक्शन में जाता है, जहाँ पे सोर्स से डेटा को पुल किया जाता है, जहाँ पे इसे टेम्प्रोरी स्टोर किया जाता है, ठीक है, प्रोसेसिंग से पहले का। उसके बाद जो सिस्टम का हर्ट है वो है हमारा ETL। यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो हमारा सिस्टम ऑपरेटिंग है इसका हर्ट क्या है, वो आप बोलेंगे ETL इसका हर्ट है। ETL इज कॉल्ड हर्ट, ठीक है। तो डेटा को क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना, ट्रांसफॉर्म करना एक ऐसे फॉर्मेट में जो कि बिजनेस के लिए सेंसिबल हो, वो हमारा ETL के अंदर होता है। और जब डेटा प्रोसेस किया हो जाएगा उसको डेटा स्टोरेज लेयर में भेजा जाएगा। ETL में सारा प्रोसेसिंग हो गया, उसको भेजा जाएगा स्टोरेज लेयर में। यहाँ पे डेटा को लंबे अवधि के लिए रखा जाता है, और फिर यही डेटा हमारे एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए रेडी होता है। और अगला स्टेप होता है डेटा प्रेजेंटेशन लेयर, यानी डेटा को डिस्प्ले किया जाता है एक तरीके से जो कि समझना आसान हो, चाहे वो रिपोर्ट के माध्यम से हो, डैशबोर्ड के माध्यम से हो, या चार्ट के माध्यम से हो। और इस सीन के बिहाइंड हमारे पास होता है मेटा डेटा लेयर, ठीक है। मेटा, देखिए मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को हम लोग अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो मेटा डेटा लेयर क्या करता है, सारे डेटा का ट्रैक रखता है, कहाँ पे स्टोर्ड है, कैसे ऑर्गेनाइज है, कैसे इसको एक्सेस करना है। और फाइनली आता है हमारा सिस्टम ऑपरेशन लेयर। तो ये हमारे डे टू डे रनिंग ऑफ द डेटा वेयरहाउस को, मैंने बोला था ना कि एक ऑपरेशन लेयर होता है, तो ये सिस्टम ऑपरेशन लेयर वही है जो डे टू डे रनिंग ऑफ द डेटा वेयरहाउस को मैनेज करेगा, इंश्योर करेगा सभी चीज़ें स्मूथली हो। तो प्रत्येक लेयर का अपना क्रूशियल रोल है रॉ डेटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में, जिस पे बिजनेस रिलाई कर सकती है इन डिसीजन मेकिंग के लिए। तो दोस्तों आगे की चीज़ों को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। आप भी चाहते हैं इस तरह के कंटेंट को